हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। तो हम चैप्टर 5 के अपने सेकंड पार्ट पे पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को समझेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से ही आगे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे लिंक्स बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस प्री के और मेंस के इस टॉपिक से निकलते हैं। तो मैं इसका बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों के साथ करूँगी एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों के कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेंगे। ये वैसे तो मैं देखो सभी टॉपिक्स को इस तरीके से लेके चल रही हूँ कि आप लोगों के प्रश्न ना छूटे, लेकिन इसका मैं कुछ ज़्यादा डीप में एनालिसिस करूँगी ताकि आप लोगों को और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चैप्टर 5 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के अंदर हम दो बैटल्स को देखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। उससे पहले बंगाल की कुछ बेसिक्स बातों को जानेंगे, जिन बेसिक चीज़ों का ही रूप लड़ाई में आगे बदलता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि बंगाल के अंदर क्या था। आप सबको पता है बंगाल एक फर्टाइल लैंड थी, बंगाल काफ़ी फर्टाइल था, बंगाल काफ़ी प्रॉस्पेरस था, बहुत रिच एक प्रोविंस था, बहुत रिचनेस थी। ठीक है, और हुगली नदी पास में लगती थी, तो पोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी यहाँ की सॉइल की। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हर कोई बंगाल को चाहेगा कि हमें बंगाल हमारे पास आ जाए। तो जब ये लड़ाइयाँ नहीं चल रही थी, किस तरीके से बंगाल के अंदर सारा काम होता था। मुगल इस समय थे, आपको पता है, और मुगलों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से काम करता था। मुगलों ने अपने काम को दो भागों में बांटा हुआ था। फर्स्ट पार्ट वाज निजामत फंक्शन एंड द अदर वन इज दीवानी फंक्शन। दीवानी मतलब रेवेन्यू, फाइनेंस, टैक्स की बातें होंगी जहाँ पे, और निजामत मतलब सिविल या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ होगी, यानी यहाँ पे आपका पुलिस आ जाएगी, यहाँ पे आपका लैंड एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के जुडिशियरी मैटर आ जाएंगे। निजामत इन सब चीज़ों के लिए है, और दीवानी मतलब टैक्स की बातें जहाँ हो रही है। निजामत फंक्शंस को हैंडल करने के लिए जो मुगल राजा था वो क्या करता था, सूबेदार अपॉइंट करता था। उसका काम सिर्फ ये था कि आपको निजामत फंक्शन देखने हैं। किसको अपॉइंट किया हुआ था? सूबेदार को अपॉइंट किया था। ठीक है, सूबेदार को, गवर्नर भी आप कह सकते हो। और जो लोग दीवानी फंक्शंस को देखते थे उनको अपॉइंट किया जाता था, मतलब उन फंक्शंस को हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया जाता था। उस पोस्ट को कहा जाता था दीवान। अगर कहते थे ये पर्सन दीवान है, मतलब कि वो व्यक्ति दीवानी फंक्शंस देखेगा, रेवेन्यू, टैक्स, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें देखेगा। अगर कहा जाता था कि कोई पर्सन सूबेदार है, मतलब वो वहां का गवर्नर है और वो निजामत फंक्शंस देखेगा। और सूबेदार और दीवान दोनों की ही अपॉइंटमेंट कौन करता था? मुगल दरबार में बैठा हुआ मुगल किंग। किंग खुद करता था, मुगल राजा खुद करता था कि सूबेदार कौन होगा और दीवान कौन होगा। और ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये अपना काम देखेगा, ये अपना काम नहीं देखेगा। सूबेदार दीवान के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा और दीवान सूबेदार के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक अलग चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, निजामत एंड दीवानी फंक्शन। फिर वहां पे लैंड सिस्टम कैसा था, स्पेशली बंगाल के अंदर लैंड सिस्टम कैसा था। बंगाल के अंदर दो तरीके की लैंड थी, एक को कहा जाता था जागीर लैंड और एक को कहते थे खलीसा लैंड। जागीर आप लोग देखते होंगे, देसी भाषा में भी यूज कर लेते हैं कि तुम्हारे पिताजी की जागीर है क्या ये चीज। ठीक है, तुम्हारे फादर की जागीर है क्या, यानी लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जागीर क्या होता था और खलीसा क्या होता था। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है, इस एरिया में इतनी लैंड को मान लीजिए कह दिया जागीर और इतनी लैंड को कह दिया कि ये खलीसा लैंड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? खलीसा से जितना भी रेवेन्यू मिलेगा, जितना भी टैक्स मिलेगा, उसका 100 का 100% हिस्सा कहाँ जाएगा? उसका 100 का 100% हिस्सा राजा के पास जाएगा। 100% रेवेन्यू विल गो टुवर्ड राजा, यानी कि किंग। और जो जागीर लैंड है उसके अंदर क्या होगा? जिस आदमी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी उसको कहा जाएगा जागीरदार। क्या कहा जाएगा? जागीरदार। जागीरदार क्या करता है? किसानों से लैंड रेवेन्यू लेता है, इसका एक फिक्स परसेंटेज राजा को दे देता है, किंग को एक फिक्स परसेंटेज दे देता है, बचा हुआ पैसा अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राजा के पास सारा पैसा नहीं जा रहा, कुछ शेयरिंग राजा के पास पहुंच रही है। तो आप भी अगर किंग हो तो आप क्या चाहोगे? खलीसा ज्यादा हो या जागीर ज्यादा हो? आप भी ऑब्वियस है, आप यही चाहोगे कि खलीसा ज्यादा हो। ये जागीरदार, अब देखो इस एरिया के अंदर जागीरदार है, ठीक है, किसानों को परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कैसे भी करके पीजेंट से पैसा वसूल रहे हैं। तो इन पीजेंट्स के लिए तो यही भगवान है। पीजेंट क्या जाने राजा क्या है, इनके लिए तो यही राजा है। यानी इन जागीरदारों की सोसाइटी के अंदर एक अलग रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है, ये लैंड सिस्टम था मुगलों के टाइम पे। अब हम बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मैं लगभग बात कर रही हूँ आप लोगों से
30s से लेके, ठीक है, और इसके बाद वाले पीरियड की, यानी मैं 1765 तक की बात करूंगी, इस लंबे समय की बात करूंगी। यहाँ पे बंगाल का मतलब क्या है, बंगाल में कौन कौन आ रहे हैं आप देखिए। बंगाल में बांग्लादेश का भी हिस्सा आ रहा है, ठीक है, बंगाल में असम का भी कुछ पार्ट आ रहा है, बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल भी पूरा आ रहा है, झारखंड का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, बिहार का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, सिक्किम का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, भूटान का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, असम का भी कुछ पार्ट आ रहा है। ये सारी चीजें मिलके, झारखंड का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, उड़ीसा का भी हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके बंगाल बना रही हैं। बंगाल अकेला ये नहीं है जो आज का वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बंगाल इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा था, और आपको पता है हुगली रिवर है, पोर्ट्स वगैरह आसानी से आ जा सकते, पोर्ट्स की सुविधा है, फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छा एक प्रॉस्परस रीजन बंगाल रहा है। अब देखो, बंगाल पहले कुछ नहीं था, इसके ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अकबर ने जाने की कोशिश की थी, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका था। शाहजहां के टाइम पे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ और बंगाल जो है मुगल किंगडम के अंडर आया। बंगाल मुगल किंगडम के अंडर आया शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां ने अपने बेटे शुजा को बंगाल का सूबेदार बना दिया, या मैं कहूं बंगाल का गवर्नर बना दिया। शुजा कौन था? सन ऑफ शाहजहां। अब 1630 की बात है जब शुजा बंगाल का गवर्नर है। शुजा ने यहां से पोर्चुगीज को भी हराया था। जब मैंने आपको पोर्चुगीज के बारे में बताया था अपने फर्स्ट चैप्टर में, तब मैंने आपको बताया था शुजा का रोल पोर्चुगीज को हटाने में। 1651 तक देखो क्या कर दिया शुजा ने। शुजा ने ब्रिटिशर्स को यह कहा कि आप लोग 3000 रुपए सालाना मुझे देना, और आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर मैं फ्री ट्रेडिंग राइट दे दूंगा। मतलब आपको ये बिल्कुल फ्री नहीं है। बिल्कुल फ्री कब होगा? जब फरमान जारी होगा 1717 में, किसका? फर्रुखसियार का। तब इनको बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी फ्री ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिल रहे भाई, आप हर मंथ मुझे पे मत करना, इससे अच्छा ये है आप 3000 रुपए सालाना मुझे दे देना, और आपको ट्रेड के अंदर कोई रोक नहीं होगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ये 1651 तक की हालत है। 1651 ऑनवर्ड्स क्या होता है? धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री बना ली, कासिम बाजार, पटना, हुगली के अंदर, ठीक है, सब बंगाल के एरिया है। लेकिन क्या होता था, ब्रिटिशर्स को मुगल ऑफिशियल्स को हैवी ड्यूटी देना पड़ता था। अब शुजा ने क्या कह दिया था कि तुम मुझे 3000 रुपए सालाना दे देना, और आपको और कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो ये मुगल ऑफिशियल्स होते थे, छोटे छोटे जो नाकों पे खड़े होते थे, वो इन अंग्रेजों से ड्यूटी लेते थे, तभी आपकी वोट आके जाएगी अगर आप हमें ड्यूटी दोगे तो। अब इस बात की कंप्लेन ब्रिटिशर्स ने शेस्टा खान से की, जो उस समय गवर्नर है वहां के, शेस्टा खान से की। शेस्टा खान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जिससे ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया कि बेवजह हमको परेशान किया जाता है, हमसे इतना टैक्स वसूल लिया जाता है। 1682 में क्या होता है, मुगलों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है कि हम लोगों से हैवी ड्यूटी वसूली जा रही है, हम लोगों से 3000 रुपए ईयरली अमाउंट लिया जा रहा है। ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब मुगल्स उस समय स्ट्रांग है, मुगल्स ने क्या किया, हुगली को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो उनकी पूरी सेटलमेंट थी हुगली में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अंग्रेज समझदार हैं, अंग्रेज हमेशा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाते हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या थी इनकी, कि एक बार कैरेट यानी कि गाजर, यानी कि एक बार प्यार से बात कर लो, फिर जैसे ही सेटलमेंट हो जाए फिर लड़ाई कर दो, फिर लड़ाई संभल नहीं रही तो फिर हाथ जोड़ लो, फिर लड़ाई कर लो, फिर हाथ जोड़ लो, फिर लड़ाई कर लो। इस तरीके की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमेशा ब्रिटिशर्स ने अपनाई है। यहाँ पे भी यही किया। जब अंग्रेजों को ये लगा कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो रही है, हुगली से हमें निकाल के बाहर कर दिया, तो 1690 में ब्रिटिशर्स ने राजा के साथ रीसेटलमेंट कर लिया। इस समय औरंगजेब, 1690 में औरंगजेब जो है वो मुगल दरबार के अंदर राजा है, काफी पावरफुल थे। लेकिन ये वो समय है जब औरंगजेब का सारा फोकस साउथ इंडिया की तरफ है, साउथवर्ड एक्सपेंशन की तरफ है। औरंगजेब ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन पे, और ये कह दिया कि आपको रॉयल फरमान में इशू करके दे रहा हूं कि आप बंगाल के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब ये जो ट्रेड की जानकारी, ट्रेड की परमिशन दी थी औरंगजेब ने, ये फ्री ट्रेड की नहीं थी, ये वही है 3000 रुपए सालाने वाले की जो पहले था, ठीक है। 1682 में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तो इनको जड़ से ही फेंक दिया था कि तुमको करना ही नहीं है, 3000 रुपए दे रहे हो तुमको, तब भी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जब रीसेटलमेंट की तो औरंगजेब ने क्या कहा कि चलो ठीक है, 3000 रुपए देके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। फ्री कब होगा? 1717 के फरमान के बाद। अब धीरे 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 धीरे, अब चालाक तो थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने, इनके ही अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चार्नोक।
जॉब चार्नोक ने क्या किया, औरंगजेब से परमिशन ली और ये कहा कि हम लोगों को अपना सामान वगैरह रखने के लिए छोटा सा एक वेयर हाउस बनाना है। तो औरंगजेब ने इनको परमिशन दे दी और सुतानाती नाम की जगह पे जो आज के कैलकाटा में पड़ता है, यहाँ पे एक फोर्ट बना लिया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम, ठीक है, और 3,000 रुपए सालाना मुगल को दे दिए। अब जब ये फोर्ट बना रहे थे तो यहाँ के लोकल जमींदारों ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। यहाँ के लोकल लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो अब लोकल लोग जब रिवोल्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने इसी चीज को मुद्दा बना लिया। राजा को क्या कहा, यहाँ के लोकल लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, ये हमारी सेटलमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने फोर्ट विलियम की चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें बना लें उसकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी हमको फोर्टिफिकेशन की परमिशन दे दो। अब औरंगजेब ने भी इनको फोर्टिफिकेशन की परमिशन दे दी और इन्होंने 1696 तक वहां पे गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता, ये 3 जगहों को मिला के कैलकाटा का निर्माण कर दिया। धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन बढ़ाते गए और कलकत्ता नाम की सिटी इन्होंने बसा दी 1696 में। अब यहीं पे बीच में आपको पता है 1690 के अंदर फ्रेंच ने भी अपनी चंदरनगर की फैक्ट्री बंगाल के अंदर बना ली थी, चंदरनगर नाम की जगह पे। तब ऑब्वियस है वहीं पे ही तो ब्रिटिशर्स है, वहीं पे फ्रेंच है, लड़ाई तो होनी थी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। औरंगजेब ने कह दिया कि भाई ट्रेड करना है कर लो, यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें 1696 तक चल रही है। औरंगजेब का फोकस कहाँ है, साउथ में। और बंगाल का दीवान किसको बना दिया, मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान को कह दिया कि तुम यहाँ पे टैक्स, तुम यहाँ पे रेवेन्यू, तुम यहाँ पे फाइनेंस को संभालोगे। मुर्शिद स्ट्रॉन्ग हो रहा है बंगाल के अंदर क्योंकि औरंगजेब अब सारा ध्यान साउथ पे कर रहा है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बहुत सारे नए राजा औरंगजेब के बाद आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 1717 में जब फर्रुख सियार बीमार हो जाता है एक बार, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैंने क्या कहा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाते हैं। कोई मौका नहीं चूकते थे ये किसी की इम्प्रेस करने में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने डॉक्टर्स यहाँ भेज दिए और फर्रुख सियार को ठीक कर दिया। फर्रुख सियार ने बदले में खुश होके कि तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो। तो ब्रिटिशर्स को क्या कह दिया, ब्रिटिशर्स को रॉयल फरमान लिख के दे दिया। और यही रॉयल फरमान भारत की सबसे बड़ी गलती थी, जो एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इस रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कह दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग ट्रेड करो बिल्कुल फ्री, आपको 3,000 रुपए सालाना भी नहीं देने, और आप लोगों को दस्तक इशू भी करने की हम परमिशन दे रहे हैं। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं जब मैं फर्रुख सियार के बारे में डिक्लाइन ऑफ मुगल बता रही थी। दस्तक क्या था, ट्रेडिंग राइट्स। दस्तक एक पास है ट्रेडिंग राइट्स देने के। जैसे ये ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स को मुगल किंग से ट्रेड करने की परमिशन लेनी है तो मुगल इनको दस्तक देगा, यानी वो पास देगा, पास जारी करके दे देगा कि आपकी बोट्स को अब कोई नहीं रोकेगा, ये हमारा दस्तक है। अब ये दस्तक बनाने की, ये पीस ऑफ पेपर जिसको दस्तक कह रहे हैं, ये दस्तक बनाने की जो परमिशन है, जो अथॉरिटी है, वो मुगल के साथ साथ ब्रिटिशर्स को भी दे दी कि आपको बार बार हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बोट्स के लिए खुद दस्तक जारी कर सकते हो। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खुद की बोट के साथ साथ कोई मान लो ए नाम का व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, ये ए व्यक्ति इंडियन है, ठीक है, और टेरिटरी में व्यापार करना चाहता है, तो कहते थे कि मुगल राजा अगर 100 रुपए में दस्तक दे रहा है तो मैं तेरे को 20 रुपए में दस्तक यानी लाइसेंस बना के दे दूंगा। तो इस तरीके से प्राइवेट ट्रेड के रूप में भी इन दस्तक को यूज करने लग गए थे ये ब्रिटिशर्स, दस्तक की परमिशन दे दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो मुर्शिद कुली खान थे दूसरी तरफ, अब देखो मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान है इस समय, और इस समय तक काफी पावरफुल हो गए हैं। अब फर्रुख सियार को ये लग रहा है कि बंगाल का ये मुर्शिद कुली खान काफी स्ट्रोंग है इस वक्त, ये मेरे अगेंस्ट रिबेलियस ना हो जाए, इसको भी कुछ लालच दे दूं। तो फर्रुख सियार ने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को ये कहा कि तुम अब दीवान से तुमको नवाब बनाया जा रहा है, यानी तुम्हारी प्रमोशन की जा रही है। तो अब आप एक बात समझो, मुर्शिद कुली खान को ये समझ आ रहा है कि फर्रुख सियार वीक है, फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को इतने ट्रेडिंग राइट्स दे दिए और मुझको नवाब बना दिया। अब जब आप किसी की प्रमोशन करते जा रहे हो, बहुत प्रमोशन करते जा रहे हो, तो वो एक समय आएगा खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। वो देख रहा है फर्रुख सियार वीक है, और मुर्शिद कुली खान ने यही किया। मुर्शिद ने क्या किया, मुर्शिद ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और ये कहा कि जो बंगाल है वो अब एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र है।
ठीक है तो मुगल के अंडर ही, लेकिन यहाँ का सारा काम मैं देखूंगा, मैं यहाँ का नवाब हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, और यहाँ की गद्दी अब मेरे हिसाब से हेरिडिटरी होगी, यानी मुर्शिद का जो कुल है वहां पे हेरिडिटरी सारा काम होगा। इसने सबसे पहले क्या किया, डेक्का यानी जिसको आप ढाका कहते हो, ये कैपिटल थी बंगाल की, इस कैपिटल को बदल के क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। कैपिटल बदली और क्या नाम कर दिया, मुर्शिदाबाद, इसको कैपिटल बना दिया। और क्या किया इसने, मुर्शिद कुली खान ने, अब बंगाल अलग हो गया है, बंगाल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और मुर्शिद कुली खान उसका नवाब है। मुर्शिद कुली खान ने और क्या किया, जो जागीर लैंड थी ना उसको खलीसा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुर्शिद को ये लग रहा है कि मेरा रेवेन्यू तो होना चाहिए ना, बंगाल के से पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। तो इसने क्या किया, जागीर की जो लैंड थी, अब याद है ना जागीर की लैंड कौन सी थी, जिसमें एक शेयर जागीरदार का भी होता था और बचा हुआ पैसा मुर्शिद के पास पहुंचेगा। इसने क्या किया, जो जागीर वाली लैंड थी उसको खलीसा में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब वो वाला क्षेत्र ज्यादा कर दिया जिसके अंदर राजा को 100% हिस्सा मिलेगा, 100% पैसा मुर्शिद के पास जाएगा। यहाँ के जागीरदार परेशान है। मुर्शिद कुली खान ने सोचा ये मेरे अगेंस्ट रेबेलियस ना हो जाए जागीरदार, तो क्या करता हूं मैं इन जागीरदारों की, और मुर्शिद कुली खान जागीरदारों की पावर को भी कम करना चाहता था, इस वजह से भी उसने जागीरदारों से वो जमीन ले ली। बंगाल की जमीन के बदले उनको ये कह दिया कि आपको इतनी ही जमीन उड़ीसा के अंदर दी जा रही है। अब उड़ीसा की लैंड इनफर्टाइल थी, जागीरदार परेशान है कि यार अब हमको माइग्रेशन करना पड़ेगा, इनफर्टाइल लैंड दे दी हमको राजा ने, पर अब राजा ने दे दी तो दे दी, क्या कर सकते हैं। तो खलीसा लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मुर्शिद का जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये क्या था ये मैंने आपको बता दिया, इनफर्टाइल लैंड उड़ीसा की दे दी, मुर्शिद का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। अब तुम एक बात समझो, पहले इतनी लैंड थी, इस लैंड में मान लो इतना हिस्सा कौन सा है, जागीरदार का है, इसको जागीरदार संभाल रहा है, और इतना हिस्सा ये है जिसको खलीसा लैंड हम कह रहे हैं, ये डायरेक्ट राजा संभाल रहा है। अब राजा ने क्या किया, इस जमीन को भी खलीसा में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब राजा को इतना बड़ा एरिया संभालना पड़ेगा। राजा परेशान है, यार इतनी जगहों का मैं कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करूं, कैसे सब कुछ देखूं। तो राजा को राजा के सलाहकारों ने, राजा के जो एडवाइजर समिति थी उसने ये कहा कि आप लोग यहाँ पे इजारेदार अपॉइंट कर दो। इजारेदार अपॉइंट मतलब कि ऐसा पर्सन अपॉइंट कर दो जो आपको यहाँ का रेवेन्यू लाके देगा। ठीक है, इसको क्या कहा, इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम, ये इजारेदारी सिस्टम काम कैसे करती थी इसको समझना। जैसे ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ये डी पर्सन है, ये लैंड है। इस लैंड से ए पर्सन कह रहा है मैं 100 रुपए लाके दूंगा आपको, मैं 100 रुपए लाके राजा को दूंगा। बी कह रहा है मैं यहाँ से 200 रुपए ला सकता हूँ, राजा को दूंगा। सी कह रहा है मैं यहाँ से 300 रुपए ला सकता हूँ, राजा को दूंगा। डी कह रहा है मैं यहाँ से 400 रुपए ला सकता हूँ, राजा को दूंगा। तो राजा क्या करेगा, डी को इजारेदार अपॉइंट कर देगा, यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके मुझे देगा मैं उसको उसका ठेका दे दूंगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, उसको इजारेदार बना दूंगा। ये इजारेदार सिस्टम था। इजारेदार जो सबसे ज्यादा रुपीज लाके देगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये सिस्टम किसने अपॉइंट किया, मुर्शिद कुली खान ने। अब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 में, 1727 में। 1727 से 1739 जो सन इन लॉ है मुर्शिद कुली खान के, जो सन इन लॉ है यानी जो दामाद है शुजाउद्दीन, उन्होंने रूल किया यहाँ पे बंगाल में। 1739 से 1740 जो मुर्शिद कुली खान के सन थे उनको बनाया गया नवाब सरफराज खान, बहुत ही इनकैपेबल थे। और अलीवर्दी खान जो बिहार के डिप्यूटी गवर्नर है, उन्होंने इन सरफराज को मार दिया था। और अलीवर्दी खान ने खुद 1740 से 1757 तक बंगाल के अंदर राज किया, बंगाल का नवाब बन के सरफराज को मार दिया और खुद बन गया। ये कौन था, ये डिप्यूटी गवर्नर है बिहार का, काफी पावरफुल था। मराठा के अगेंस्ट भी लड़ा क्योंकि इस समय मराठा पावरफुल थे और वो बंगाल की तरफ जा रहे थे, तो मराठा के साथ भी लड़ाई की। करप्शन को कंट्रोल किया, ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को भी कंट्रोल किया। बंगाल का मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ असम, ये सब लोग मिलके बंगाल बना रहे हैं। तो अलीवर्दी खान ने बहुत अच्छा काम किया, इसके टाइम पे बहुत ही प्रॉस्परस बंगाल हो गया। अलीवर्दी की भी मृत्यु हो जाती है 1756 में। कहानी अब शुरू होगी। अब अलीवर्दी की मृत्यु होगी 1756 में। अलीवर्दी का पोता यानी ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, इसको नया नवाब बनाया गया।
अब अलीवर्दी की एक बेटी भी है, घसीटी बेगम, ठीक है, और अलीवर्दी के राज में काम करने वाला एक आर्मी पर्सनल भी है, आर्मी चीफ भी है, जो कजन था सिराजुद्दौला का, शौकत जंग। ये कह रहे हैं कि हमको रूल चाहिए। घसीटी बेगम कह रही है मेरे पिता मरे हैं, मैं उनकी बेटी हूं, मैं रूल करूंगी। ठीक है, तुम कौन होते हो? यानी ये कौन हो गई? ये सिराजुद्दौला की बुआ हो गई, सिराजुद्दौला की आंट हो गई। अब जो पॉलिसी डुप्लिक्स ने कार्नेटिक के समय में अपनाई थी कि राजाओं को सपोर्ट करने वाली जो ऑपोजिट टीम है उसको सपोर्ट करो, और इस तरीके से इंटरनल मैटर में इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करो, यही काम अब रॉबर्ट क्लाइव कर रहे हैं, यानी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? शौकत जंग और घसीटी बेगम को सपोर्ट किया। सिराजुद्दौला को पता लग गया, सिराजुद्दौला भी काफी एफिशिएंट थे, सिराजुद्दौला को पता लग गया कि मेरे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने, घसीटी बेगम ने और शौकत जंग ने कॉन्स्पिरेसी की है, यानी घुसपैठ की है, और ये मेरे अगेंस्ट जाने वाले हैं। कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई सिराजुद्दौला की। लड़ाई होती है, घसीटी बेगम, शौकत और ब्रिटिशर्स एक तरफ, सिराजुद्दौला एक तरफ। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं हो रही है कि वॉर हो रहा है, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया? जैसे ही उसको कॉन्स्पिरेसी का पता लगा, उसने उनके कलकत्ता वाले, जो कलकत्ता था फोर्ट विलियम, वहां पे अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स के फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। इस समय फोर्ट विलियम के जो गवर्नर बना के बिठाए हुए थे वो कौन थे? रॉजर ड्रेक। ठीक है, याद रखना, रॉजर ड्रेक इस समय फोर्ट विलियम के गवर्नर है। सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की। और क्या किया सिराजुद्दौला ने? जैसे ही कलकत्ता पहुंचे, वहां पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे। एग्जैक्ट आप फिगर स्पेक्ट्रम में देख पाओगे कि कितने सारे ब्रिटिशर्स वहां पे थे, और ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल क्या है ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी जब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। उसके अंदर से सभी लोगों को, ये है यहाँ पे इसकी, सिराजुद्दौला को 146 प्रिजनर, जब सिराजुद्दौला यहाँ पे पहुंचे तो 146 ब्रिटिशर्स वहां थे। सिराजुद्दौला ने इन 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे के अंदर केवल एक छोटा सा होल था जहां से हवा आया जा सकती है। इतने सारे लोग और छोटा सा वेंटिलेशन ना के बराबर, तो लोगों का दम घुट के मर गया। ये लोग कौन थे? ये ब्रिटिशर्स थे। इसी को ही कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक मिथ है, कुछ कहते हैं ये हकीकत है, लेकिन इनमें से ही अब 146 में से 146 लोगों को बंद किया, इसमें से 123 लोग जो हैं वो मर गए थे, और बचे थे कुछ जो भी लोग, ये 23 लोग जिंदा बचे थे अगले दिन तक। ये 23 लोग अब पहुंचते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ बैठा है? ये मद्रास के सेंट जॉर्ज में बैठा है। ये मद्रास के सेंट जॉर्ज में बैठा है क्योंकि यही उनका हेडक्वार्टर होता था। फोर्ट विलियम में रॉजर ड्रेक थे, रॉजर ड्रेक को भी बंद कर दिया, वो भी मर गए थे, और मद्रास के सेंट जॉर्ज के अंदर रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास बात पहुंचती है। ये ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल थी। समझ गए ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल क्या है? कि एक कमरे के अंदर सभी अंग्रेजों को बंद कर दिया, और उनमें से सिर्फ 23 अंग्रेज बच सके अगले दिन तक। और ये सब करके, ताला वाला लगा के, यहाँ लॉक करके, जो सिराजुद्दौला है वो तो निकल लिए वापस अपने मुर्शिदाबाद, वो तो वापस चले गए अपने मुर्शिदाबाद। और कलकत्ता की जिम्मेदारी किसको देके चले गए? मानिक चंद को देके चले गए। ये ऐसा मान के चलिए ये उस समय का अंबानी है, ठीक है। जैसे आज एक सुपर मर्चेंट अंबानी है, कहीं ना कहीं पॉलिटी के अंदर अंबानी जी का हाथ है, इसी तरीके से मानिक चंद उस समय एक बड़े मर्चेंट थे, आप कह सकते हो मनी लैंडर थे, जो राजा की मदद करते थे, ठीक है। तो मानिक चंद को कलकत्ता को सौंप दिया कि आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखो। सिराजुद्दौला कहाँ चले गए? वापस मुर्शिदाबाद। और ये कह दिया मुर्शिदाबाद सिराजुद्दौला ने कि कलकत्ता का नाम, क्योंकि तो अंग्रेजों ने रखा है, कलकत्ता का नाम आप बदल के अलीनगर कर दो। क्या कर दो? अलीनगर कर दो। बात पहुंचती है क्लाइव के पास कि इतनी गुस्ताखी कर दी सिराजुद्दौला ने, इतने सारे अंग्रेज मार दिए। क्लाइव फुल गुस्से में है। अब क्लाइव बहुत अच्छा डिप्लोमेट था, डिप्लोमेसी दिमाग चलता था इसका चालबाजियों में। क्लाइव मद्रास में था, ये पहुंचता है कलकत्ता के अंदर। ये देखता है वहां पे मानिक चंद है, यानी एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? पैसा। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? पैसा। क्लाइव ने मानिक चंद के साथ सेटलमेंट कर ली। मानिक चंद को क्या कहा कि तुम जाओ सिराजुद्दौला के पास, ठीक है, यानी मुर्शिदाबाद आप जाओ, और आप उनको झूठे ही ये कह दो कि हमने तुम्हें खूब मारा। आपको मार नहीं रहे हैं हम, लेकिन तुम उनको झूठ से ही ये कह दो कि हमने तुम्हें खूब मारा, और यही बात कहने के तुमको पैसे मिलेंगे। मानिक चंद को क्या था? मानिक चंद को तो पैसे मिल रहे थे बिजनेसमैन के लिए,
सबसे सुप्रीम पैसा। तो मानिक चंद ने उनसे पैसे लिए और ये बात जाके रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला को कह दी कि मेरी पिटाई कर दी और मुझे खूब मारा। अब सिराजुद्दौला से एक गलती हो गई कि उसने रिकन्फर्म नहीं किया कि क्या यहाँ पे अंग्रेजों ने आके कुछ उत्पात किया या नहीं किया। वो इसी बात से डर गया कि अब ब्रिटिशर्स मुझे नहीं छोड़ेंगे। सिराजुद्दौला ने सोचा लड़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं उनसे ट्रीटी कर लेता हूँ। और इसी ट्रीटी को क्या कहा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, क्योंकि कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था 1757 में। फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। इसके दौरान अब क्लाइव भी लड़ाई नहीं चाहते थे। क्लाइव लड़ाई क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ये वो समय है जब क्लाइव की लड़ाई चल रही है फ्रेंच के साथ। ये उनकी लड़ाई के साथ बिजी थे। अब क्योंकि लड़ाई हो रही है, पैसा भी चाहिए, एक ही बार में चारों तरफ लड़ लेंगे तो फिर एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने लड़ना इन्होंने भी अभी ठीक नहीं समझा कि बाद में लड़ेंगे कभी। अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए सिराजुद्दौला को हराने के लिए, पहले फ्रेंच लोगों का मैं सेटलमेंट कर दूं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अंदर क्या होता है? तो ब्रिटिशर्स ने कहा तुमने ये क्या किया, ये तो गलत किया तुमने, हमारे इतने लोग मार दिए। सिराजुद्दौला ने ये कहा कि मैं आपसे ट्रीटी करता हूँ, आपसे संधि करता हूँ। ब्रिटिशर्स को बंगाल के अंदर मिंटिंग राइट्स दे दिए कि आप अपनी करेंसी मिंट कर सकते हो, आपको जितना नुकसान हुआ है हम आपको देंगे और आपको बंगाल के अंदर फ्री ट्रेड करने देंगे। और जितना भी ये पैसा मिलेगा यहाँ पे कंपनसेशन का, ये सारा पैसा जो ये अंग्रेज है, ये बैटल ऑफ वॉन्डिवोश 1760 के अंदर जो होता है, जो मैंने आप बताया था, ये उनके साथ बैटल ऑफ वॉन्डिवोश वहाँ पे यूज होगा ये सारा पैसा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो चुकी है। अब देखो, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो ये लोग होते थे ना, ये अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। लोकल के अंदर कौन आ गए? लोकल के अंदर मनी लैंडर आ गए, लोकल के अंदर आर्मी कमांडर आ गए, लोकल के अंदर मर्चेंट्स आ गए, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए। तो जो ये राजा लोग होते थे, ये अपने लोकल लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि उस रीजन की पॉलिटी यही संभलवाते थे राजा को। समझ रहे हो, जैसे जमींदार हो गए। तो इसी तरीके से सिराजुद्दौला के दरबार में भी कुछ लोग थे, मानिक चंद जो ऑलरेडी घूस खा चुका है, ऑलरेडी ब्राइब्ड है। मीर जाफर जो आर्मी का कमांडर था, जो बताता था सिराजुद्दौला को कब और किससे लड़ना है। जगत सेठ जो एक बैंकर था, ओमी चंद जो एक मर्चेंट था, और राय दुर्लभ, ये सब लोग सिराजुद्दौला के दरबार में काम करते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने देखा कि इन लोगों के साथ सेटलमेंट हो सकती है। कंपनी ने मीर जाफर से बात की। मीर जाफर को कहा कि हम तुमको नवाब बना देंगे, हमारी मदद करो सिराजुद्दौला को राजगद्दी से हटाने में। मीर जाफर कौन है? आर्मी का कमांडर है, आर्मी को कमांड देता है कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है। मीर जाफर को भी लालच आ गया। मीर जाफर और कंपनी आपस में हाथ मिलाती है। ठीक है, और ये बाकी लोग जितने भी हैं, मानिक चंद तो पहले ही अंग्रेजों की साइड हो चुका है, और ये लोग भी, बैंकर, राय दुर्लभ, ओमी चंद, ये सारे लोग किसकी तरफ हो गए? ब्रिटिशर्स की तरफ हो गए, यानी कॉन्स्पिरेसी की अपने ही राजा के खिलाफ। तो कंपनी और मीर जाफर और वो पांचों लोग ये सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं। मीर जाफर ने उकसाया सिराजुद्दौला को कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया, हमें लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, और मीर जाफर को क्या कह रखा था ब्रिटिशर्स ने कि तुम बस इतना करना कि जब हम लड़ेंगे सिराजुद्दौला से, आप आर्मी को रोक लेना, आप आर्मी को कहना कि वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ना ले। मीर जाफर की जुबान पे ही आर्मी लोग काम करती थी। मीर जाफर ने क्या कहा, ठीक है, आप मुझे नवाब बना देना तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब देखो, ये जगह देख लिए आप, पलासी कहाँ है? हुगली नदी ये आप दिख रही है, पलासी यहाँ है मुर्शिदाबाद, जहाँ पे सिराजुद्दौला है। ठीक है, मुर्शिदाबाद, सिराजुद्दौला, ये प्लासी आप यहाँ पे भी देख रहे हो। मुर्शिदाबाद से आते आते, ठीक है, इधर हुगली पड़ता है। प्लासी के अंदर, पलासी क्यों कह रहे हैं इस एरिया को? क्योंकि यहाँ पे पलाश के फूल हैं बहुत सारे। पलासी के अंदर लड़ाई होती है, किस किस में? सिराजुद्दौला में और उसकी पूरी टीम, और इस तरफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। बैटल ऑफ प्लासी होती है। ये ऐसी बैटल थी जो कभी लड़ी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी के साथ है, सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ है। सिराजुद्दौला की आर्मी कैसी है? जो मीर जाफर हैंडल कर रहा है। मीर जाफर ने अपनी आर्मी के लोगों को कहा ही नहीं कि आप लोग अटैक दो, उन्होंने ये कहा अपनी आर्मी पर्सनल को कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आपको गोली नहीं चलानी। सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। सिराजुद्दौला के दो लॉयल थे, मीर मदन और मोहन लाल।
ठीक है, मीर मदन और मोहनलाल, इनको पता लग गया कि मीर जाफर बिक चुका है, अंग्रेजों के तरफ हो चुका है, इसका मैच फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो मीर जाफर, तो इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई भी की, लेकिन मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को बताया कि ये दो व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला के बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, तो अंग्रेज़ों ने इनको भगा भगा के पीटा, बिल्कुल इनकी मृत्यु कर दी, मीर मदन और मोहनलाल। तो क्यों कहा जाता है ये ऐसी बैटल है जो कभी लड़ी ही नहीं गई? क्योंकि सिराजुद्दौला ने तो बैटल लड़ी ही नहीं ना, उसको तो धोखे से हराया है। ठीक है, मीर जाफर ने क्या किया, नवाब को कहा कि हालात ठीक नहीं है, आप वापस मुर्शिदाबाद चले जाइए। अब मीर जाफर ने मरवाया नहीं है नवाब को, उसको वापस मुर्शिदाबाद भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी और सेटिंग कर रखी थी। क्या? वहां पे मीर जाफर का बेटा बैठा है जिसका नाम है मीर मीरान। मीर जाफर का बेटा मीर मीरान। जैसे ही मुर्शिदाबाद में नवाब पहुंचता है, मीर मीरान ने मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि मीर जाफर नवाब बनेगा तभी तो मीर जाफर के मरने के बाद मीर मीरान की बारी आएगी। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मीर मीरान ने मुर्शिदाबाद के अंदर नवाब को मार दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मीर जाफर नया नवाब बन गया। शुरुआत में लोकल लोगों ने मीर जाफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को डराया कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट है सब लोग, पर तुम डरो मत, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन बदले में मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा 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 पैसा, मीर जाफर से खूब सारा पैसा वसूल लिया, कभी इस नाम का कभी उस नाम का। और इन सब चीजों से मीर जाफर अब इरिटेट हो चुका है। मीर जाफर अब लड़े तो लड़े कैसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पावर तो देख चुका था। मीर जाफर ने इनका दुश्मन ढूंढा। दुश्मन कौन? डच। मीर जाफर ने डच के साथ संधि की, ट्रीटी की। मीर जाफर ने यह कहा डच को कि आप मेरा साथ दें ब्रिटिशर्स को हराने में, और डच तो चाहते ही थे ना कि ब्रिटिशर्स हार जाए। तो चिंसुरा आपको बुक में दिखेगा, और बेदारा, चिंसुरा या बेदारा एक ही बात है। बैटल ऑफ बेदारा होती है जहां पे मीर जाफर और डच एक तरफ, ब्रिटिशर्स एक तरफ। बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हो रही है, जिसके अंदर ब्रिटिशर ने मीर जाफर को भी हरा दिया और डच को भी हरा दिया। डच को तो बिल्कुल वैनिश ही कर दिया। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस बैटल के बाद डच का अस्तित्व इंडिया में खत्म हो गया, तो वो था बैटल ऑफ बेदारा। अब मीर जाफर क्या करे? मीर जाफर का जो बेटा था उसकी मृत्यु हो जाती है, सन ऑफ जाफर, वो मर जाता है। अब मीर जाफर के बाद अगला सक्सेसर कौन बनेगा, ये लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि अगर बेटा होता तो बेटा ही बनता। अब इधर है मीर कासिम। मीर कासिम क्या कह रहा है, मैं सन इन लॉ है, ये कौन है? दामाद है मीर जाफर का, सन इन लॉ है। मीर कासिम है सन इन लॉ। और मीरान कौन है? मीर जाफर का सन है। ठीक है, मीरान कौन है? मीर जाफर का सन है। तो अब देख लो, मीरान की तो डेथ हो जाती है। अब मीर कासिम क्या कहता है अंग्रेजों को? मीर कासिम ये कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। ब्रिटिशर्स को कह रहा है मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, मैं आपको ट्रेडिंग राइट्स दे दूंगा, मैं आपको इतना फायदा दे दूंगा, आप मुझे नवाब बना दीजिए। ट्रीटी हो जाती है कासिम के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में 1760 के अंदर। 1760 में मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी होती है। कासिम ने क्या कहा? प्रॉमिस किया ब्रिटिशर से कि मैं आपको बुर्दवान, चित्तागोंग और मिदनापुर के अंदर कंपनी को राइट दे दूंगा कि आप यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हो। बुर्दवान, चित्तागोंग, मिदनापुर। साथ में आपके जितने आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो आपको मीर जाफर से लेने थे, वो सब पैसे भी मैं आपको दे दूंगा। लगभग 29 लाख रुपए, 29 लाख रुपीज जो है वो कंपनी को मिले। मैं आपको सिलहेट के ट्रेड में हाफ शेयर भी दे दूंगा। मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको देता हूँ। ठीक है, कासिम का जो दुश्मन होगा वो कंपनी का भी दुश्मन होगा, और जो कासिम का फ्रेंड होगा वो कंपनी का भी फ्रेंड होगा। नवाब की टेरिटरी के अंदर जितने भी टेनेंट्स हैं वो आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारी सेटलमेंट हो जाती है मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब इतनी सारी शर्तों को देख के मीर जाफर ने खुद ने ही रिजाइन कर दिया कि मैं तो इतनी शर्तें नहीं पुगा सकता ब्रिटिशर्स की, और मेरे बस की नहीं है इतने पैसे देने। ऐसा करो, मैं तो रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, आप मीर कासिम को ही नया नवाब बना दो। अब मीर कासिम नया नवाब बन गया, मीर जाफर ने रिजाइन कर दिया और इसको सिर्फ पेंशन दे दी, 1500 रुपये सालाना की पेंशन दे दी मीर जाफर को। अब मीर कासिम 1760 के अंदर नया नवाब बन के आता है। काफी एफिशिएंट था, काफी दिमाग था, यंग था। इसने क्या किया? मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल शिफ्ट की और कहाँ कर ली? मुंगेर में। क्यों ऐसा इसने किया? डेक्का से मुर्शिदाबाद में किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार के अंदर अपनी
कैपिटल शिफ्ट कर ली, क्योंकि मीर कासिम को पता था कि ये ब्रिटिशर्स लोग ना परेशान बहुत करेंगे मुझे, तो ये कलकत्ता से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहता था। इसलिए इसने मुर्शिदाबाद से अपनी जो कैपिटल है वो मुंगेर के अंदर शिफ्ट कर ली। बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, अब हम इसके बाद की कहानी पढ़ रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा सेटलमेंट हो गया, यानी ब्रिटिशर्स के अंदर ब्रिटिशर्स को बंगाल में सुपर पावर बना दिया गया, ठीक है, सिर्फ बंगाल के अंदर। अब मीर कासिम 1760 में अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए और आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग किया इसने फाइनेंशियल रिफॉर्म किए। क्या रिफॉर्म किए ये समझना। अब तक क्या था, ब्रिटिशर्स को जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार मिला हुआ था। अब मीर कासिम समझदार है, मीर कासिम सोच रहा है कि अगर मैं ब्रिटिशर्स को कहूं कि तुम्हारे ड्यूटी फ्री राइट्स अब खत्म करता हूं तो ये मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और मैं लड़ने की हालत में नहीं हूं। इसने क्या किया, जितने इंडियन रूलर्स थे या बाकी जितने भी रूलर्स थे उनको भी ड्यूटी फ्री कर दिया, ब्रिटिशर्स क्या, इसमें किसको दिक्कत होगी, ब्रिटिशर्स को दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स का सामान सस्ता बिक रहा था, सस्ता बन रहा था, अब इंडियंस रूलर्स का भी सामान जो है वो सस्ता हो गया, इंडियन मर्चेंट्स का सामान भी जो है वो सस्ता हो गया। ब्रिटिशर्स को बड़ी दिक्कत हुई, यानी ये फाइनेंशियल रिफॉर्म किए, सभी के लिए ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया। दूसरा क्या चेंज किया, जो दस्तक राइट्स दे रखे थे ना ब्रिटिशर्स को कि आप भी ट्रेडिंग पास जारी कर सकते हो, वो दस्तक राइट्स भी ब्रिटिशर्स से ले लिए, यानी ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ा हो गया मीर कासिम की वजह से। मीर कासिम ने बिहार का जो गवर्नर है, इस समय बिहार का गवर्नर है राम नारायण, मीर कासिम ने राम नारायण से ये पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, सारा रेवेन्यू का जो बही खाता है वो मुझे लाके दो, मैं सारा रेवेन्यू चेक करूंगा। 2-3 बार कहा, राम नारायण ने मीर कासिम की बात नहीं सुनी। मीर कासिम को गुस्सा आ गया, मैं राजा हूं, मेरी बात नहीं सुन रहा। राम नारायण कौन था, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा था, कहीं ना कहीं झोलमाल करके ब्रिटिशर्स को फायदा दे रहा था। अब ब्रिटिशर्स इसको हेल्प कर रहे थे, इसलिए इसने अपने रेवेन्यू मीर कासिम को नहीं दिखाया, क्योंकि इसको पता था मैं पकड़ा जाऊंगा। मीर कासिम को गुस्सा आया, राम नारायण मेरे ऑर्डर का उल्लंघन कर रहा है। मीर कासिम ने राम नारायण को गला काट के हत्या कर दी, मतलब गला कटवा दिया। अब ब्रिटिशर्स को इस चीज का बहुत बुरा लगा कि हमारे बंदे को मरवा दिया तुमने। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। अब मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत में तो था नहीं, मीर कासिम अवध भाग गया। कहाँ भाग गया, अवध भाग गया। अवध बिल्कुल पास में पड़ता है, अवध भाग गया। मीर जाफर को, अब मीर कासिम तो भाग गया, नवाब वापिस से उस मीर जाफर को ही बना दिया, ठीक है, वापिस से ही मीर जाफर को बना दिया। जब बाद में, अभी नहीं मरा है मीर जाफर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मरेगा, जब मीर जाफर मर जाएगा तो उसके बेटे को नसीमुद्दौला बनाया जाएगा। हालांकि इस चीज को आप यहां से भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं मरा है मीर जाफर, बाद में मरेगा। मीर कासिम कहां भाग गया, अवध के अंदर भाग गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नाम की जगह पे बैटल ऑफ बक्सर होती है। ये बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई, उस अवध में कौन कौन है देखना। उस अवध में शाह आलम II है। ये शाह आलम II कौन है, मुगल एम्परर है। मुगल एम्परर है, ये वो एम्परर है जिसको दिल्ली से भगा दिया था, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली से भगा दिया था शाह आलम II। कहा था तुम दिल्ली के चारों पास से घूमेंगे लेकिन तुम दिल्ली में एंट्री नहीं करोगे। तो शाह आलम II भी अवध में है। अवध में और कौन है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और कौन है, मीर कासिम। मीर कासिम जो भी भाग के आया है। तीनों मिले, ब्रिटिशर से लड़ाई की। मुनरो रीड इस समय ब्रिटिश की लड़ाई की अगुवाई कर रहा है, मुनरो रीड। ब्रिटिशर्स ने तीनों की आर्मी को हरा दिया। अब देखो प्लासी से क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे राज हुआ था अंग्रेजों का, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ, मुगलों का राजा भी मारा गया, बंगाल का नवाब भी मारा गया और अवध के ऊपर भी कब्जा हो गया। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया बैटल ऑफ बक्सर ने, ठीक है। दोनों की वजह भी अलग है और दोनों का सिग्निफिकेंस भी अलग है। अब ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को भी हरा दिया और नवाब को भी हरा दिया बंगाल के, और अवध को भी। अवध ऑलरेडी मुगल के ही अंडर आता था, मुगल का ही एक आप यूं मान लो सक्सेसर स्टेट है। अब मीर जाफर ने क्या किया, क्योंकि अब मीर जाफर बैठा है ना पीछे, मीर कासिम तो चला गया, मीर जाफर को बना दिया था वापस। मीर जाफर ने क्या किया, बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग, इन तीनों जगह के अंदर ब्रिटिशर्स को यह कह दिया आप अपनी आर्मी भी मेंटेन कर सकते हो। मरता क्या ना करता, मीर जाफर खुद डरा हुआ है, तो अपनी आर्मी की मेंटेनेंस भी दे दी। बंगाल में कहा कि आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है, आपसे कुछ भी नहीं
टैक्स वसूला जाएगा केवल एक जगह को, एक काम को छोड़ के, सिर्फ सॉल्ट के ऊपर 2% ड्यूटी लगेगी और किसी चीज़ पे ड्यूटी नहीं लगेगी। मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है बाद में और उसकी जगह नजीमुद्दौला, जो मीर जाफर के पुत्र हैं, मीर जाफर के बेटे हैं, उनको नवाब बनाया गया और ये लास्ट नवाब था बंगाल का। इसके बाद बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अंग्रेज ही चलाएंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता क्या है, अगस्त 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ये ट्रीटी इलाहाबाद की दो लोगों से होती है, एक तो नवाब ऑफ अवध से और मुगल एम्परर शाह आलम II से, क्योंकि दोनों को ही हराया तो तीनों को है, लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की दो लोगों से, अवध के नवाब से और शाह आलम II से। अब अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। इससे क्या ट्रीटी की, इसको क्या कहा कि इलाहाबाद और कारा की जो जगह है वो आप शाह आलम II को दे दो हमको, क्योंकि आपने लड़ाई की और लड़ाई में हमारा खर्चा हुआ, तो इस खर्चे का भार आप उठाओगे, हमें 50 लाख रुपए दे दो वार आइडेमनिटी के नाम पे, यानी कंपनसेशन के तौर पे। और बलवंत सिंह जो जमींदार है बनारस का, उसको आपके स्टेट का पूरा पोजेशन दे दो। बलवंत सिंह कौन है? ये वो है जिसने बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की मदद की है। ये एक जमींदार था बनारस का। ये नवाब शुजाउद्दौला से साइन करवा लिए। इलाहाबाद और कारा किसको दे दिया? शाह आलम II को, और बाकी स्टेट बलवंत सिंह को दे दिया। शाह आलम II के साथ क्या किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में? ये कहा कि आप इलाहाबाद में रहो, ये वो इलाहाबाद जो नवाब से आपको मिला है शुजाउद्दौला से, आपको कंपनी प्रोटेक्ट करेगा। शाह आलम II को क्या कहा? आपको कंपनी प्रोटेक्ट करेगा और बदले में आपको हमारे लिए एक फरमान लिख के देना है, क्योंकि शाह आलम II कौन है? मुगल एम्परर है। मुगल एम्परर है, दिल्ली दरबार का राजा है, ठीक है, दिल्ली दरबार का राजा है। सिराजुद्दौला या मीर कासिम तो सिर्फ बंगाल के है ना, तो मुगल एम्परर का राजा जो है शाह आलम II, और उनको एक रबड़ स्टैंप बना लिया। जब मन चाहते अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के कागज पे, ये ग्रांट मिल रहा है हमें, ये ग्रांट मिल रहा है, शाह आलम II से साइन करवा लेते थे। तो इन्होंने शाह आलम II से एक ऐसा ही पेपर साइन करवाया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पूरे दीवानी राइट्स हम लोगों को मिलेंगे। अभी तक देखो चित्तागोंग, मिदनापुर और बुर्दवान के मिले थे, अब पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको मिल गए? कंपनी को मिल गए, और आप हमको 26 लाख रुपए भी दोगे, ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ निजामत फंक्शन, और आपके निजामत फंक्शन हम आपको कब लौटाएंगे? आप हमें 53 लाख रुपीज दो। क्लाइव ने अवध को एनिक्स क्यों नहीं किया? क्लाइव ने अवध को एनिक्स क्यों नहीं किया? नवाब को यूं कह दिया कि तुम शाह आलम II को ये जगह दे दो, अवध को एनिक्स क्यों नहीं किया? अवध को एक बफर स्टेट बना दिया, क्योंकि अवध को एक बफर स्टेट बना दिया। बफर स्टेट क्या होता है? देखो यहाँ पे बंगाल है, आप समझना इस चीज को, यहाँ पे अवध है। प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने अवध को एनिक्स कब्जाया क्यों नहीं, अपना कब्जा क्यों नहीं किया? ये अवध है, यहाँ पे बंगाल आएगा। बंगाल रिच प्रोविंस है, सारा बिजनेस यहाँ से चल रहा है अंग्रेजों का। अवध एक बफर स्टेट बन गया, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है? मराठा भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है, इस समय मराठा भी अटैक कर रहे हैं, इस समय ऊपर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से भी अटैक हो रहे हैं। तो बंगाल को ये था, ब्रिटिशर्स को ये था कि हमको बंगाल सेव करना है, तो सबसे पहले जो भी लोग लड़ने आएंगे वो अवध के जरिए होते हुए आएंगे। तो जितनी लड़ाई वड़ाई करेंगे ना, हम अवध में करेंगे ताकि बंगाल तक कोई ना पहुंच सके, और उस लड़ाई में अंग्रेज पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अवध के ऊपर खुद का कब्जा नहीं किया, ठीक है। तो क्यों नहीं किया ये आपको समझ आ गया होगा। अब शाह आलम II को रबड़ स्टैंप की तरह यूज कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल गेन्स की तरह यूज कर रहे हैं। जब कभी भी कुछ डिमांड होती है, शाह आलम II से कागज पे लिखवा के साइन करवा लेते थे। तो शाह आलम II का इस तरीके से मिसयूज करते रहे। मीर कासिम का क्या हुआ? मीर कासिम जो नवाब वो बंगाल था, जिसको डीथ्रोन कर दिया था, ये बेचारा इधर उधर होमलेस, घर चला गया, परिवार चला गया, बिल्कुल वेंडरर की तरह इधर उधर घूम रहा है, और जून 77 में मर जाता है। एक और काम रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किया, क्योंकि पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसके हाथ में आ गया। इसने बंगाल का डुअल सिस्टम चलाया। डुअल सिस्टम क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दीवानी फंक्शन और निजामत फंक्शन। दीवानी जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू आता है, निजामत जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल अफेयर आता है। ये दोनों फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए। दीवानी फंक्शन दीवान से और निजामत फंक्शन सूबेदार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि हम निजामत फंक्शन के लिए नायब नवाब अपॉइंट करेंगे, या आप कह दो हम डिप्यूटी नवाब अपॉइंट करेंगे, और दीवानी फंक्शंस के लिए हम डिप्यूटी सूबेदार अपॉइंट करेंगे,
ठीक है, हम डिप्यूटी सूबेदार या मैं कहूं डिप्यूटी दीवान, सूबेदार नहीं यहां लिखना, डिप्यूटी दीवान अपॉइंट करेंगे। यानी अब दोनों ही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली, दीवान को भी और नायब नवाब को भी। अब कौन अपॉइंट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी। दीवानी फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान देख रहा है और निजामत फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नायब नवाब देख रहा है। और ये नायब नवाब और दीवान दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट हैं, कठपुतली है, जैसे कंपनी कहेगी ये लोग वैसे काम करेंगे। ये डुअल सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में एबॉलिश करेंगे, याद रखना इसको। 2 डिप्यूटी नवाब कौन बने? मोहम्मद रेजा खान फॉर बंगाल एंड राजा सीतब रॉय फॉर बिहार। ठीक है, मोहम्मद रेजा खान को डिप्यूटी नाजिम या डिप्यूटी सूबेदार भी बनाया गया। तो ये बातें थी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर को लेके, जो हम लोगों ने समझी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए और पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम मैसूर को पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।